डियर स्टूडेंट्स, मेरा अंशुमान सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मैंने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब कि यहाँ पे जो फर्म होती है वो परमानेंटली क्या हो जाती है, बंद। क्योंकि डिसोल्यूशन का मतलब यहाँ पे किससे हो रहा है, वाइंड अप से हो रहा है। और जब फर्म परमानेंटली बंद होगी तो क्या बताया था हमें, फर्म में कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो उस केस में क्या करते हैं कि जब फर्म को खत्म ही कर देंगे तो फर्म की जो असेट्स है उसको बेचना पड़ेगा, और जो भी हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी अराइज हो रही है उस लायबिलिटी का हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। और बाद में क्या करेंगे, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, बैलेंस की कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उसका सेटलमेंट हम किसके थ्रू करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए हम एक अकाउंट पढ़ रहे थे जिसको हमने क्या बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट। तो आज जैसे मान लो एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपली क्या ले रहे हैं हम, एक एग्जांपल। आज जैसे मान लो हमारे पास ये बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये हमारी लायबिलिटी साइड हो गई और ये हमारा अमाउंट हो गया, और ये हमारी कौन सी साइड हो गई, एसेट्स, और ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट। अब हमने एसेट्स में क्या क्या दे रखा है, प्लांट 50,000 रुपए की, फर्नीचर 1,00,000 रुपए का, स्टॉक 20,000, डेटर्स 30,000 रुपए, कैश 1,00,000। तो ये हमारी एसेट साइड की इंफॉर्मेशन है कि एसेट्स में हमें प्लांट भी दे रखा है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश दे रखा है। फिर हम बात करें लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज में हमारे पास क्या दे रखी है, कैपिटल्स। यहाँ पे दो पार्टनर है, ए और बी। तो ए की कैपिटल है 80,000 में और बी की कैपिटल कितनी आ रही है, 40। तो कितना हो गया, 1,20,000। फिर यहाँ पर क्रेडिटर्स आ रहे 50,000 रुपए की। फिर हमारा बिल्स पेबल आ रहा है 20,000 रुपए का, कितना हो गया ये, फिर बैंक लोन आ रहा है 1,10,000 रुपए का, तो दो, तो ये कितना हो गया अपना 3,00,000, और ये कितना हो गया, 1, 2 और 3,00,000। तो कहने का मतलब दोनों साइड का टोटल सेम है। अब सवाल में क्या कह रहा था कि पार्टनर्स ने क्या किया, डिसाइडेड कि यहाँ पर डिसाइडेड टू डिसॉल्व ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब जो पार्टनर्स थे उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का क्या किया, डिसाइडेड किया। और जब बंद किया तो क्या प्रोसीजर हो रहा है कि जितनी भी असेट्स हम उसको बेचेंगे और जितनी भी लायबिलिटी उसका क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। और उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो पार्टनर्स में क्या करेंगे, सेटल करेंगे। तो पार्टनर्स से लेंगे या फिर देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब बात किसकी हो रही है, असेट्स की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि असेट्स को सोल्ड करते हैं। जब असेट्स को सोल्ड करें, आज मान लो हमारे पास प्लांट था, तो प्लांट कितने का था, 50,000 था। लेकिन प्लांट से मान लो रियलाइज होने कितने हुए, 30,000। जरूरी थोड़ी जितने का प्लांट उतने होंगे, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लें कि 50,000 रुपए की प्लांट से ओनली कितने रियलाइज हो रहे हैं, 30,000। फिर हम बात करेंगे फर्नीचर की, तो फर्नीचर से जो रियलाइज हो रहे हैं वो 80,000 हो रहे हैं। स्टॉक, स्टॉक से ओनली कितना, 10,000। और डेटर से 20,000। अब देखो कैश है, अब कैश तो अपने आप में क्या लिक्विड में है नहीं, तो कैश अपने आप में मनी के रूप में, तो इसलिए हम कैश को थोड़ी बेच सकते हैं। तो जब कैश को नहीं बेच सकते तो कहने का मतलब जनरली हम कौन कौन से एसेट्स को बेचेंगे, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स। तो इनको बेचने से पैसा कितना रियलाइज हो रहा है, इनको बेचने से आ रहा है हमारे पास पैसा 1,40,000। फिर बात हो रही क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक लोन। ये तीनों लायबिलिटीज है। क्रेडिटर्स का मतलब कि जो हमने गुड्स परचेज किया था फ्रॉम सप्लायर से, बीपी भी उसी का पार्ट है। बैंक लोन का मतलब बैंक से हमने क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। तो यहाँ पर हम लेस क्या करेंगे, लायबिलिटीज।
लायबिलिटीज क्यों लेस करें, क्योंकि अब हमें क्या पे करनी है, लायबिलिटी पे करनी है। तो लायबिलिटी में क्या क्या बन रहे हैं, क्रेडिटर्स, बीपी और बैंक लोन। तो हमारे पास जो क्रेडिटर्स बन रहे हैं वो कितने के बन रहे हैं, 50,000 के, और बीपी कितनी बन गई, 20, और ये कितने बन रहे हैं, 1,10,000। अगर हम ये मान लें कि कोई भी लायबिलिटी कम नहीं रही, क्रेडिटर्स बोलता है मेरे को तो पूरा पैसा चाहिए, बीपी बोलता है पूरा चाहिए, और बैंक लोन को भी हम क्या दे रहे हैं, पूरा दे रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल जो लायबिलिटीज पे करेंगे वो 1,00,000 कितनी पे करेंगे, 80,000। जबकि हमारे पास असेट्स को बेचने से जो पैसा रिलाइज हुआ कितना हुआ, 1,40,000। तो इसका मतलब अभी भी हमारे पास जो शॉर्टफॉल अमाउंट है, शॉर्टफॉल आ रहा है वो कितना रहा है, 1,40 में से माइनस कितना गया, 1,80। तो शॉर्टफॉल कितना बचेगा, 40,000 बचेगा, नहीं बचेगा। तो ये शॉर्टफॉल अमाउंट कितना बच रहा है, 40,000। तो इसका मतलब 40,000 हम कहां से रिकवर कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल से। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप हम क्या करें कि भैया आपकी जो असेट्स है उस असेट्स का इतना अमाउंट रिलाइज ही नहीं हो पा रहा कि आप उस लायबिलिटी को पेमेंट कर सको। तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा पार्टनर्स को देंगे या फिर पार्टनर से लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हम किसमें करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो कहने का मतलब हम जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हमें असेट्स को बेचना होगा, लायबिलिटीज का पेमेंट करना होगा। जैसे तुमने इस एग्जांपल में पढ़ा कि हमारे पास जो असेट्स उसको बेच रहे हैं वो लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, लेकिन देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारी अकाउंटिंग क्या कहती है, हमारी अकाउंटिंग कह रही है कि भैया आप जो असेट्स को बेच रहे हो तो बेचने से पहले मतलब सोल्ड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी ये अकाउंट खुले हुए इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हमारी स्टेप फर्स्ट क्या कहती है, स्टेप फर्स्ट क्या कहती है कि जो अकाउंट्स ओपन है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, देन आफ्टर सेल्स दैट अकाउंट, तभी हम उस अकाउंट को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या करेगी कि जो आपके पास अकाउंट ओपन है तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस अकाउंट को क्या करोगे, सेल करोगे, नहीं तो नहीं कर सकते। अब अकाउंट को क्लोज करना है तो सबसे पहले हम कौन से अकाउंट को क्लोज करेंगे, असेट्स को। तो हमने क्लास 11 में देखा था कि असेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। तो असेट्स का जब डेबिट बैलेंस होगा तो सीधी सी बात है, जब असेट्स क्या होती है, इंक्रीज, जब हमारी असेट्स इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब असेट्स डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते थे, क्रेडिट। तो अभी हमारा असेट्स का डेबिट बैलेंस है, अब हमें असेट्स को क्लोज करना है तो सीधी सी बात है यहाँ पे असेट्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी हमारे असेट्स अकाउंट की होगी, क्लोज होंगी नहीं होगी। तो पहला प्रोसीजर ये हो रहा है कि स्टेप फर्स्ट में कि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास जितनी भी असेट्स हैं बैलेंस शीट के अंदर उसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, मतलब उसके अकाउंट को क्लोज करेंगे। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं। नहीं तो होगा क्या कि 50,000 रुपए का जो ये प्लांट था, अगर हमने इसको सोल्ड किया कितने में, 30,000 में, अब ये जो 20,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो 20,000 रुपए का डिफरेंस ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, लॉस को। जबकि अगर हम ऐसे पर्टिकुलर एक अकाउंट के लॉस को सेटअप करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए डिसोल्यूशन के केस में क्या होता है कि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो तो आपको स्टेप फर्स्ट क्या फॉलो करनी है कि जितनी भी असेट्स हैं उनके अकाउंट को क्या करो, क्लोज करो। तो क्लोज का मतलब पहले हम उसके अकाउंट को क्लोज करेंगे उसके बाद ही बेचेंगे। तो यहाँ असेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो सीधी सी बात है, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए एंट्री पास होगी। तो यहां पर हम किसकी बात करें, एंट्री फॉर क्लोजिंग असेट्स अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री असेट्स।
हमें क्या लिखें, एंट्री रिलेशन अकाउंट दिया टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। तो सन्ड्री असेट्स का मतलब जितनी भी हमारे पास संपत्ति है, जैसे प्लांट है, फर्नीचर है, उन सबको हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की टू में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस था, अब क्लोज करते समय क्या करेंगे, क्रेडिट करें। तो रिलेशन अकाउंट दिया टू सन्ड्री असेट्स, और नरेशन के लिख देंगे बिंग बैलेंस ऑफ assets transfer to realization account on book value। मतलब जितनी भी असेट्स है, तो जितनी भी असेट्स है उसके बैलेंस को हम क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ऑन किस पर, बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू का मतलब कि जो भी इनकी वैल्यू वाली उस वैल्यू पर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ गई। तो हम बात कर रहे थे किसकी, क्लोजिंग करने की, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन। अब यहां पर हम क्या सीखेंगे, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब अब यहां पर क्या रहा है, कुछ एक्सेप्शन आ रहा है। एक्सेप्शन का मतलब कि फॉलोइंग assets are not transferred to realization account। तो हम बात करें फॉलोइंग assets are not transferred to relation account। फॉलोइंग assets का मतलब कुछ assets ऐसी होती हैं जिसको हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। पहले हम किसकी बात करेंगे, कैश इन हैंड। दूसरी कैश इन बैंक। और थर्ड हमारे पास जो भी फिक्विटीज असेट्स आ रही है, या आजकल क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, या कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ असेट्स ऐसी होती है जिसको हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। तो कौन कौन सी असेट्स की बात करें, पहले हम बात करें कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड एक ऐसी असेट्स होती है जिसको हम कभी भी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि रिलेशन अकाउंट में वही असेट ट्रांसफर होगी जिसको हम मार्केट में सोल्ड कर सकते हैं। कैश को थोड़ी सोल्ड करेंगे। कैश इन बैंक का मतलब कि मतलब जो पैसा बैंक में, उसको भी हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। फिक्विटीज असेट्स या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और मैंने आपको 11th में बताया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो होते तो आज है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलता है। फिर बात करते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ P&L कि P&L में अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम असेट्स लायबिलिटी साइड में नहीं दिखा रहे असेट्स में, तो ये भी क्या नहीं होगा, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट, कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो कहां पे गिवन है, बैलेंस शीट में। तो ये सब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं। इनका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है तो ये लॉस है, तो ये जो लॉस होगा तो उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और इसकी क्या करेंगे, फिर एंट्री पास करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे किसकी, पार्टनर्स कैपिटल या टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, और टू डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में क्या हो गया, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट और टू डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। तो कहने का मतलब ये जो बैलेंस थे वो कहां ट्रांसफर हो गए, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल कब होगी, जब फ्लैक्चुएटिंग अपनाएंगे, और करंट कब होगी, जब फिक्स मेथड अपनाएंगे। तो मतलब दोनों में से किसमें भी जा सकते।
डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है कि हम बात करें कि कई बार हमारे पास कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जिसपे हम अलग से क्या बनाते हैं, प्रोविजन बना के चल रहे हैं। जैसे मान लो आज हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हमारे जो डेटर्स हैं, जैसे मान लो 1 लाख रुपए, तो उसमें हम क्या करते हैं, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना 20,000। अब हमारे पास जो डेटर्स हैं कितने के आ रहे, 80,000। तो जब हमारे पास बैलेंस शीट में इस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमने जो गुड्स सोल्ड किए थे वो तो 1 लाख रुपए के सोल्ड किए थे ऑन क्रेडिट बेसिस पे, लेकिन लेस प्रोविजन क्यों कर रहे हैं? प्रोविजन इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि हमें डाउट लग रहा है कि 20,000 रुपए के ऐसे डेटर्स हैं जिनसे पैसा रिलाइज होने की संभावना कम है। डाउट का मतलब मे बी हो भी सकते हैं और मे नॉट बी। तो यहाँ पे 20,000 रिलाइज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसका मतलब हमने बैलेंस शीट में जो डेटर्स दिखाए वो कितने के दिखाए, 80,000 रुपए। ये कौन से डेटर्स होंगे जिससे मानने की पैसा 100% रिलाइज होगा। तो अब जब हम रिलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो जब हम रिलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी असेट्स, अब जैसे डेटर्स है, डेटर से पैसा जब रिकवर करेंगे तो किसी भी असेट्स को बेचने से पहले, मतलब सोल्ड करने से पहले उसके अकाउंट को क्या करते हैं, हम क्लोज करते हैं। क्लोज क्यों करते हैं? क्योंकि बैलेंस शीट में हमने अकाउंट खोल रखे, तो बैलेंस शीट में हमने डेटर्स अकाउंट 1 लाख से खोले, 80,000 से खोले। बुक्स में जो हमने अकाउंट खोला था डेटर्स का, तो वो तो 1 लाख से खोला था, 80,000 का इसलिए दिखा रहे क्योंकि 20,000 रुपए का हम प्रोविजन लेस कर रहे हैं। नहीं तो हमारी बुक्स में जो डेटर्स है कितने से, 1 लाख से। तो ये कौन सा अमाउंट होता है, हमारा ग्रॉस अमाउंट। फिर हमने डाउटफुल डेब्ट से भी अकाउंट खोला कितने का, 20,000 का। तो हमें दोनों अकाउंट क्या करने पड़ेंगे, क्लोज करने पड़ेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, पूरे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। इसलिए पार्टनरशिप हम क्या कहती है, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो उस केस में बैलेंस शीट पर अगर आपने कोई प्रोविजन, बैलेंस शीट की जो असेट्स है उस पर आपने कोई प्रोविजंस बना रखे हैं, तो उस प्रोविजन को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो कैसे क्लोज करेंगे कि ये जो डेटर्स है इसको भी क्लोज करेंगे और प्रोविजन को भी क्लोज करेंगे। तो डेटर्स अब जो 80,000 से क्लोज नहीं होगा, 1 लाख से, जिसका अकाउंट 1 लाख से क्लोज है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो कितने से होगा, 20,000 रुपए से। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको, डेटर्स को, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन। पहली एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट DR2 डेटर्स अकाउंट। तो हमने इसको कौन सी साइड में ले लिया, डेबिट में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो रिलेशन अकाउंट की कहां पे चला जाएगा, 2 में। तो मतलब इसको डेटर्स को हम क्या करें, क्रेडिट करेंगे अकाउंट को क्लोज करने के लिए। अब बात होती है प्रोविजन की, तो प्रोविजन हमारी असेट्स को कम कर रहा है, तो उसको हम कौन से साइड में ले जाएंगे, रियलाइजेशन की बारे में। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट DR2 रियलाइजेशन अकाउंट। तो वो कौन सी साइड में चलेगी, हमारी क्रेडिट साइड में चलेगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि जब असेट्स को क्लोज करेंगे तो इन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे कि अगर किसी बैलेंस शीट में जो असेट्स दे रखी है उसमें कोई प्रोविजन तो नहीं है, तो प्रोविजन है, तो ऐसी स्थिति में उस असेट्स को जब हम क्लोज करेंगे तो 1 लाख, 1 लाख का मतलब ये कौन सी वैल्यू होगी, ग्रॉस। इसको कौन सी वैल्यू बोलेंगे, ग्रॉस। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने 20,000 रुपए की डेटर्स को नहीं घटाए जो प्रोविजन हमने बनाया था। नहीं तो हमारे पास डेटर्स बैलेंस शीट में कितने सो रहे हैं, 80,000 से। तो 20,000 रुपए फिर हम कहा ले जाएंगे, इसको बाय साइड में रियलाइजेशन। तो इस तरह हम क्या करेंगे, असेट्स को क्लोज करेंगे। तो जैसे हमने ये लिखा है कि इफ देयर एग्जिस्ट ए प्रोविजन अगेंस्ट एनी असेट्स, कि अगर किसी असेट्स पे कोई प्रोविजन है, जैसे सच एज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अपने डेप्रिसिएशन का जब चैप्टर पढ़ा था तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब कि किसी असेट्स पर हम क्या करते हैं, किसी असेट्स को हम बैलेंस शीट पे उसकी कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं कि उस असेट्स का जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसको हम अलग से एक्यूमुलेटेड का मतलब कि अलग से उसका प्रोविजन बनाकर चले, और जब अलग से प्रोविजन बनाकर चलेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये किस पे हो रहे हैं, असेट्स पे। तो ऐसी स्थिति में जो असेट्स शुड बी क्या होगी, ट्रांसफर होगी रिलेशन अकाउंट में, वो कौन सी वैल्यू पे होगी, ग्रॉस फिगर पे होगी, और
such provision account should be transferred to the credit side of relation account. जो रिलेशन अकाउंट की कौन सी साइड में चला जाएगा? क्रेडिट साइड में चला जाएगा। देखो क्या होगा, जैसे भी अपना एग्जांपल था तो उसमें हम बात कर रहे थे डेटर्स की, तो हमारे पास जो डेटर्स थे वो तो 1 लाख के थे, फिर हमने लेस क्या कर दिया था यहाँ पे प्रोविजन, तो जैसे ही हमने 20,000 प्रोविजन लेस किया तो रिमेनिंग कितना बचा था 80, तो ये हमारे कौन से एक्चुअल थे। तो अब हम जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने तो उसके टू साइड में तो क्या आएंगे डेटर्स, तो वो कौन सी वैल्यू से आ जाएंगे 1 लाख, और बाय साइड में क्या जाएगा प्रोविजन, जो ऑन किस पे था डेटर्स, वो कितने से आ जाएगा 20 से। तो अल्टीमेटली जो नेट इफेक्ट पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा 80,000 का। तो हम चाहते तो इसको भी डायरेक्ट कितने से दिखाते 80 से, तो हमारा आंसर तो आ जाता, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसीजर के हिसाब से तरीका क्या माना जाता है गलत। अगर हम डायरेक्ट 80 लेते, मैं डेटर्स को क्या लिख रहा है 1 लाख की जगह 80 लिख देता, तो हमारे आंसर को इफेक्ट थोड़ी पड़ता है, आंसर तो सेम आता, लेकिन जो प्रोविजन हो क्या माना जाता गलत माना जाता। इसलिए बैलेंस शीट में जो डेटर्स है वो तो 1 लाख से आएंगे, और रिलेशन अकाउंट में डेटर्स तो 1 लाख से दिखाएंगे उसकी ग्रॉस वैल्यू से, और उस पर जो प्रोविजन बन रहा है उसको हम कौन सी साइड में ले जाएंगे बाय साइड में ले जाएंगे। तो अब हम एंट्री के पास करेंगे, अगर मान लो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारी एंट्री होगी, तो एंट्री क्या बनेगी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट दिया, या फिर हम क्या लिख सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने क्या लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट की कहां पे चले जाएंगे बाय में चले जाएंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं असेट्स को क्लोज करते हैं। तो देखो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जब भी हमें रियलाइजेशन अकाउंट अपनाना है, तो हमने क्या पढ़ा है कि हमारा इस चैप्टर का प्रोसीजर है कि असेट्स को बेचना, लेकिन असेट्स को सोल्ड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी असेट्स के अकाउंट खुले हुए उसको हम क्या करेंगे क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने की पहली एंट्री बताई थी हमने रिलेशन अकाउंट दिया टू सन्डी एसेट्स, क्यों क्योंकि असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो क्लोज करते समय क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी रिलेशन अकाउंट दिया टू सन्डी एसेट्स, और कौन सी वैल्यू पे जाएगी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू गिवन होती है उस कॉल्ड क्या कहलाती है बुक वैल्यू। तो पहली एंट्री समझ में आ गई कि रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू सन्डी एसेट्स। फिर हमने बात की थी कि कुछ असेट्स ऐसी होती है जिसको हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते, तो कैश में नहीं डालते हैं एक बैंक को, और जितनी भी हमारी फिक्विटी एसेट्स हो गई काल्पनिक संपत्तियां या फिर डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, जिसका मेन एग्जांपल है डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो जो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L आ रहा है वो पार्टनर्स में ट्रांसफर होगा, क्योंकि लॉस है तो पार्टनर्स बियर करेंगे, उसको हम रिलेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे। फिर हमने जो थर्ड सिचुएशन पढ़ी, थर्ड सिचुएशन का मतलब इसी असेट्स ट्रांसफर का तीसरा पॉइंट क्या था कि अगर हम किसी असेट्स पे कोई प्रोविजन बना लें, जैसे हमने डेटर्स की बात की थी कि जब हम किसी व्यक्ति को क्रेडिट में सेल करते हैं तो कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जिनसे पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो यहाँ डाउटफुल हो रहा है, तो डाउटफुल हो रहा है तो हमारी बैलेंस शीट क्या कहती है कि भैया आप फाइनेंशियल पोजीशन को बता रहे हो तो आप बैलेंस शीट में वही डेटर्स दिखाओ जो एक्चुअल है। तो हम क्या कह रहे हैं हमारे पास तो 1 लाख है जिसमें से 20,000 का डाउट लग रहा है, तो एक्चुअल कितने होंगे 80, तो आपने प्रोविजन बनाया नहीं ना, तो जब प्रोविजन का भी तो अकाउंट खुला है तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा क्लोज करना पड़ेगा। इसलिए बैलेंस शीट में जो डेटर्स थे 1 लाख के उसको हम तो कहां ले जाएंगे रिलेशन अकाउंट के 2 में कौन सी वैल्यू पे ग्रॉस पे, ना कि नेट 80,000 पे नहीं लेंगे, और बाकी उसमें जो प्रोविजन था वो कौन सी साइड में चला जाएगा बाय साइड में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो अकाउंट ओपन थे वो सारे क्या हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे। अब हम किसकी बात करेंगे लायबिलिटीज साइड। तो आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट की कौन सी साइड लायबिलिटीज है। अब लायबिलिटीज क्या होती है कि लायबिलिटीज का जो ऑलवेज है वो कौन सा बैलेंस होता है, ऑलवेज बैलेंस क्या होते हैं क्रेडिट। अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज का जो ऑलवेज बैलेंस होता है वो क्या होता है क्रेडिट होता है नहीं होता है।
तो लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट, और डिक्रीज होगी तो उसको हम क्या करेंगे डेबिट। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, लायबिलिटीज डिक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटीज ऑलवेज सोन कौन सा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। तो अब हमें क्या करना है लायबिलिटीज को क्लोज करना है, तो क्लोज करना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा डेबिट। तो हमारी जो एंट्री पास होगी, तो यहां पर हम बात करें फॉर क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटी साइड, तो क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज बोल दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डियर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन के लिए लिखेंगे बिग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने लिखा बिग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब लायबिलिटीज का जितना भी बैलेंस था उसको हमने कहां ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि असेट साइड में कुछ एक्सेप्शन थे कि कुछ असेट्स ऐसी थी जिसको हम रिलेशन में नहीं डालते थे, उसी तरह लायबिलिटी साइड में भी क्या होते हैं कुछ एक्सेप्शन होते हैं। अब ये जो एक्सेप्शन है वो रिलेटेड टू किससे, रिलेटेड टू पार्टनर, मतलब ऐसे एक्सेप्शन जो रिलेटेड टू किससे पार्टनर एंड फर्म, मतलब जो पार्टनर फर्म से रिलेटेड है उसको हम कभी भी क्या नहीं करते रिलेशन अकाउंट में नहीं डालते, खाली रिलेशन अकाउंट में वही लायबिलिटी डालते हैं जो कि थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का मतलब जिसका पार्टनर और फर्म से कोई रिलेशन नहीं, मतलब फर्म और किसी थर्ड पार्टी का मतलब अन्य किसी व्यक्ति से क्या होता है रिलेशन होता है, वही हम डालते हैं रिलेशन अकाउंट में। तो अब इसके एक्सेप्शन क्या है जो रिलेटेड टू पार्टनर्स एंड फर्म है, जैसे कैपिटल हो गई, दूसरा पार्टनर्स लोन, दूसरा कौन सा लोन हो गया पार्टनर्स लोन। यहां पर पार्टनर्स लोन जिसे कैपिटल को नहीं डालते, पार्टनर्स लोन का मतलब कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एज ए लोन के रूप में पैसा देते हैं तो उस पार्टनर्स लोन को भी हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे, बल्कि क्या करेंगे जो पार्टनरशिप फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म है जो पेमेंट करेगी वो क्या करेगी सेपरेटली करेगी। कि सवाल में क्या कह रहा है कि जो पार्टनर्स लोन है उसमें जो पार्टनरशिप फर्म है वो पेमेंट क्या करेगी सेपरेटली करेगी। सेपरेटली का मतलब कि इस पार्टनर्स लोन को हम कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे, बल्कि हम पार्टनर्स को सेपरेट का मतलब अलग से क्या करेंगे पेमेंट करेंगे। जब अलग से पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डीआर टू कैशियर बैंक अकाउंट। तो ये सेपरेट पेमेंट हो गया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा है कि लोन ऑफ एक्स वाइफ, तो यहाँ पर एक्स की वाइफ का जो लोन है, तो अब वाइफ का और एक्स, एक्स को नहीं यहाँ पे पार्टनर, और वाइफ किसकी एक्स की, तो एक्स यहाँ पे जब पार्टनर है तो अगर हमने एक्स की वाइफ से लोन ले रखा है तो उसको हम थर्ड पार्टी मानेंगे। थर्ड का मतलब कि उस लोन को हम पार्टनर से रिलेटेड नहीं मानेंगे, उसका अलग से पेमेंट करेंगे, और उस लोन को हम क्या नहीं करेंगे पार्टनर्स का लोन नहीं मानेंगे, उसको हम रिलेशन अकाउंट में डालेंगे जैसे हम अदर लायबिलिटी डालते हैं। ध्यान रखना कि अगर ऐसे लिखा है कि वाइफ्स लोन ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वाइफ का लोन है तो वो पार्टनर्स का लोन नहीं है, उसको पार्टनरशिप हम अलग से पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि रियलाइजेशन के थ्रू जैसे अदर लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं वैसे करेंगे। और हमारा थर्ड क्या आता है, थर्ड आता है जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जैसे लाइक जर्नलिज्म, रिजर्व फंड, ईटीसी। तो यहाँ पर हम बात किसी करें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की, जैसे मान लो
कि पार्टनरशिप फर्म क्या करती थी, जैसे अपने पहले चैप्टर की बात की थी, तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती थी, जो प्रॉफिट कमाती थी उसमें से कुछ प्रॉफिट वो क्या करती थी, रिजर्व करके चलती थी, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है नहीं। तो जब हम उस इनकम में से कुछ प्रॉफिट रिजर्व करके चल रहे हैं, तो जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो पता चल रहा है कि लायबिलिटी साइड में हमारे पास कुछ जनरल रिजर्व दे रहे हैं, रिजर्व फंड दे रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, बल्कि फ्यूचर के लिए रिजर्व करके चल रहे हैं, अब ये दे रहे हैं। तो ये रिलेटेड किससे, पार्टनर से। फर्म और पार्टनर्स के बीच का रिलेशन है नहीं है, तो फर्म क्या कहती है कि भैया इसको हम कभी भी रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। और जब रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो किसको पेमेंट करना पड़ेगा, पार्टनर्स को। मतलब एक तरीके से पार्टनर्स में जाएगा नहीं जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको जब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर कर दो, या कोई जैसे डेवलपमेंट रिजर्व है, ये हमारे पास कोई रिजर्व फंड आ रहा है, और नीचे क्या कर देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, डेवलपमेंट रिजर्व अकाउंट डीआर, रिजर्व फंड अकाउंट डीआर, टू रियलाइजेशन, सॉरी ये तो पार्टनर्स में जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो इस तरह हम बात कर रहे थे कि जितनी भी हमारी जो लायबिलिटीज होती है, इसकी बात करें हम लायबिलिटीज की, तो जो लायबिलिटीज होती है उसको हम रिलेशन में डाल रहे हैं। कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जिसको रिलेशन अकाउंट में नहीं डालते, जो किससे रिलेटेड होती है, पार्टनर और फर्म के आपस में रिलेटेड होती है। जैसे अपने पढ़ा पार्टनर्स कैपिटल हो गई या पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया, उसको हम कभी भी रिलेशन में नहीं डाल रहे, या पार्टनर्स लोन हो गया, तो उसको पार्टनरशिप हम क्या करेगी, अलग से पेमेंट करेगी। और जब अलग से पेमेंट करेगी तो क्या एंट्री पास करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट या टू कैश या बैंक। या फिर जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, या फिर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल हो गया, या फिर क्या हो सकता है हमारा कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट दिया, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल हो गया, तो वो भी हम क्या नहीं करेंगे, रिलेशन में डालेंगे, बल्कि कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि इसका लिंक किससे, पार्टनर से है नहीं। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि बैलेंस शीट में जितनी भी लायबिलिटी है और जितनी भी असेट्स है उसको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर का मतलब पहले उनके अकाउंट को क्लोज करते हैं, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उसको सोल्ड करेंगे। अब मेन है कि क्लोज करते समय हमें ध्यान रखना कि कौन सी असेट्स जाएगी और कौन सी लायबिलिटीज जाएगी, और कौन सी असेट्स नहीं जाएगी और कौन सी लायबिलिटी नहीं जाएगी। तो ये चीज आपको क्या करना है, फोकस करना है। समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट है? अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पे क्या कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं है, तो हम आपके डाउट को क्या करेंगे, क्लियर